हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे चैप्टर 7 हिस्ट्री क्लास 8 का, जो है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर फिर भी हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ओरिएंटलिस्ट्स हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट थे, हमारी जो लैंग्वेजेस थी, हमारा कल्चर था, उनको प्रमोट करते हैं, और किस तरीके से एंग्लिसिस्ट जो थे वो इसे क्रिटिसाइज करते हुए अपना जो ब्रिटिश वेस्टर्न वे ऑफ लर्निंग जो है वो इंडिया पे ज़बरदस्ती लागू कर देते हैं। मतलब वो अपना सिस्टम यहाँ इंडिया में डाल देते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ा, जैसे विलियम जोन्स और हेनरी कोलब्रुक, फिर एंग्लिसिस्ट जेम्स मिल और बैबिंगटन मकॉले, जिन्होंने उन्होंने बोला था कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पढ़ाना चाहिए इंडियंस को। और फिर हमने वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या था, कैसे था। तो वो सब हमने पढ़ा, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे। तो आज हम यहाँ इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। आज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो लोग इंस्टीट्यूशंस में पहले चेंज लाए, फिर उन्होंने सोचा कि हमें स्कूल्स पे चेंज लाना चाहिए। अब जब वो इंस्टीट्यूशन में चेंज ला रहे हैं तो स्कूल में क्यों लाने की ज़रूरत है? मैंने पहले बताया था, इसलिए क्योंकि अगर आप बचपन से ही आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आपकी उस चीज़ पे पकड़ होगी। जैसे हम बचपन से ही हिंदी बोलते आ रहे हैं, या फिर किसी की कोई लैंग्वेज आप वो बोलते आ रहे हो, तो आपकी पकड़ उस पर अच्छी है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग स्कूल में ही चेंज कर देंगे तो फिर इनका जो ब्रेन है उस तरीके से डेवलप होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है, कोई भी आइडिया है कि प्री ब्रिटिश टाइम यानी ब्रिटिश के आने से पहले स्कूल्स कैसे हुआ करते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या लोग स्कूल्स जाते थे, और क्या हुआ जब ब्रिटिश रूल ने अपने अंडर सब कुछ ले लिया एजुकेशन सिस्टम को? तो हम पढ़ेंगे द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब विलियम एडम कौन है? 1830s में विलियम एडम जो है एक स्कॉटिश मिशनरी, वो बंगाल में टूर कर रहा था, बंगाल और बिहार में। तो उससे कंपनी ने क्या बोला कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि जो एजुकेशन प्रोग्रेस हम लोग करा रहे हैं वर्नाकुलर स्कूल्स में, क्या हाल है उनका। तो अब जो प्रोड्यूस किया ना उसने रिपोर्ट विलियम एडम ने, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है वो देखते हैं। अब एडम को क्या पता चला कि उसने जो ढूंढा था रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा हुआ था कि 1,00,000 पाठशालाज पाई जाती हैं, उससे भी ज़्यादा पाठशालाज हैं बंगाल और बिहार को मिला के। बहुत स्मॉल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, जिसमें से ज़्यादा मतलब 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उस इंस्टीट्यूशन में। पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पाठशालाज में पढ़ रहे हैं वो 20 लाख से भी ज़्यादा हैं। अब आप ही सोचो, अगर 1,00,000 पाठशालाज हैं, हर में 20 बच्चा भी पढ़े तो 20 × 1 लाख करोगे तो 20 लाख तो हो गए ना। अब इन इंस्टीट्यूशंस को कौन सेटअप करता है, मेन क्वेश्चन। कुछ वेल्दी पीपल होते थे या फिर लोकल कम्युनिटी थी, वो सेटअप कर देते थे। अब ये जो एजुकेशन का सिस्टम था ना, बहुत फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल कैसे था? जिमनास्ट था क्या? नहीं। जो चीज़ आज जब हम लोग स्कूल की पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में, तो क्या आता है कि स्कूल में बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, टीचर्स डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, फिर बुक्स हैं, रोल कॉल रजिस्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। पर वहाँ पे ना कोई फिक्स्ड फी थी, ना प्रिंटेड बुक्स थे, ना कोई सेपरेट बिल्डिंग थी, कोई चेयर नहीं, कोई बेंच नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, सेपरेट क्लासेस का कोई सिस्टम नहीं था, और सबसे मज़े की बात, कोई एनुअल एग्जामिनेशंस नहीं होते थे, और ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था। कहीं कहीं जो ये इंस्टीट्यूशंस थे, जो स्कूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, वो एक ट्री के अंडर रहते हैं। मतलब ट्री के अंडर लोग बैठ के पढ़ते थे। हमने बहुत बार देखा है कि गांव में लोग ऐसे पढ़ते हैं, हमें दिखाया जाता है, स्टोरीज में बताया जाता है। और या तो वो किसी दुकान के पास पढ़ते थे, या फिर मंदिर के पास पढ़ते थे, या फिर खुद गुरु के घर पे जाके पढ़ते थे। ठीक है। अब फी किस चीज़ पे डिपेंड होती थी?
पेरेंट्स की इनकम कितनी है। आज जैसे कि मान लो कि 1500 फ़ी है, तो वो सबके लिए 1500 है ना, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई पुअर पीपल है तो उससे वो लोग 1000 रुपीज़ ही लेते। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 ही लेते, पर जो रिच पीपल होते हैं उससे वो 1500 लेते। मतलब सबके पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड होता था कि क्या फ़ीस वो पे करेंगे। टीचिंग जो थी वो ओरल होती थी, ना लिखना पड़ता था, ना कोई बुक्स होती थी, प्रिंटेड बुक्स भी नहीं होती थी, और गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है। अब आज के टाइम पे क्या है, एक सिलेबस दे दिया कि भाई जैसे हमें हिस्ट्री में 1st to 10th चैप्टर कंप्लीट करना है 1 साल के अंदर, 1st चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, 2nd ट्रेड टू टेरिटरी, तो ये फिक्स है ना अभी। पर उस टाइम पे कुछ भी फिक्स नहीं था, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, मतलब अब टीचर डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट्स को भी सेपरेट नहीं किया जाता था कि ये इस क्लास का, ये इस क्लास का। मतलब अभी क्या देखते हैं हम लोग कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं, 6th 7th 8th 9th, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, सब लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। जो गुरु होते थे वो एक एक करके सेपरेटली कुछ, जैसे मान लो कि यहाँ पे 14 साल के बच्चे हैं, फिर यहाँ पे 12 साल के, तो सबसे अलग अलग इंटरेक्ट करते थे। अब ये जो एडम थे उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था ना पाठशालास का, वो भी लोकल नीड्स जैसी थी उसके हिसाब से सही था। कैसे सही था, जैसे क्लासेस जो हुआ करती थी वो हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं होती थी, क्योंकि रूरल चिल्ड्रन जो होते थे उन्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी होती थी कि फार्म में जाके, फील्ड में जाके वो उनकी हेल्प करेंगे। पाठशाला फिर से स्टार्ट हो जाती थी जब क्रॉप्स काट लिए जाते थे, उन्हें स्टोर कर लिया जाता था। मतलब इसका मतलब क्या कि जितने बच्चे थे पीजेंट्स की फैमिली वाले भी, वो भी पढ़ पाते थे उस टाइम पे। नाउ न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। मिड 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, कंपनी सिर्फ हायर एजुकेशन के साथ डील करती थी, उसके बारे में ही कंसर्न थी। इस वजह से उन्होंने लोकल पाठशाला कैसे चल रही हैं, कैसे फंक्शन हो रही हैं, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। पर 1854 के बाद कंपनी की आंखें खुली, उनको लगा कि भाई हाँ, हायर एजुकेशन तो ठीक है, पर कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं पाठशाला में, उनको याद आई उनकी। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब हम इम्प्रूव करेंगे वर्नाकुलर एजुकेशन। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक नया सिस्टम लगा देते हैं, रूटीन्स इम्पोज कर देते हैं, रूल्स हम डालते हैं कुछ, जैसे आज भी स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस हैं। हम देखते हैं कि रेगुलर इंस्पेक्शंस हों, कि कोई जाके इंस्पेक्ट करे कि भाई कैसी चल रही हैं क्लासेस, सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो ये सब था ब्रिटिश का मानना कि अब हमें स्कूल एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। अब ये वो कैसे करें, उन्होंने क्या, मतलब जो कंपनी थी उन्होंने क्या क्या मेजर्स अपनाए। उन्होंने बहुत से गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया, सबको इंचार्ज बना दिया 4 to 5 स्कूल्स का। अब पंडित का काम क्या था कि वो पाठशाला में जाएं और वहाँ के मतलब और ट्राई करें कि वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है उससे वो इम्प्रूव करने का ट्राई करें। हर गुरु को बोला जाता था कि भाई तुम सबमिट करो रिपोर्ट कि तुमने क्या किया, कैसे स्कूल्स चल रही, ये सारी रिपोर्ट्स हमें चाहिए। और क्लासेस एकदम रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से लेना। अब जो टीचिंग थी ना वो अब किस चीज़ पे बेस हो गई, उनका बेस हो गया टेक्स्ट बुक्स। अब जो टीचिंग थी वो टेक्स्ट बुक पे बेस्ड थी, और लर्निंग जो थी, जो आपने सीखा है, ये बात पर मुझे मालूम है बहुत बुरी लगेगी कि जो सीखा है उसको एनुअल एग्जामिनेशन याद देना पड़ेगा कि आपने क्या सीखा है बताने के लिए एनुअल एग्जामिनेशन होने थे। स्टूडेंट्स जो थे उनको एक रेगुलर फ़ी पे करनी थी, जैसे 1500 फ़ी है तो 1500 ही पे करना है, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। जैसे फ्लेक्सिबल था ना, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, हार्वेस्ट के टाइम पे कोई छूट नहीं कि स्कूल बंद हो गए फिर से क्रॉप कटी तो स्टार्ट हो गए। फिक्स्ड सीट्स पर बैठना है, नए नए रूल्स को फॉलो करना है जो डिसिप्लिन को लेकर थे। अब जो पाठशाला थी जिन्होंने ये न्यू रूल्स एक्सेप्ट कर लिए थे उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते थे, पर जो लोग ऐसे वर्क करने में मतलब नहीं करना चाहते थे, न्यू सिस्टम नहीं रिसीव करना चाहते थे, उनको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता था।
गुरुज जो अपनी इंडिपेंडेंस रिटेन करना चाहते थे, उनको ये डिफ़िकल्ट हो गया कि भाई हम कैसे compete करें गवर्नमेंट एडेड और रेगुलेटेड पाठशालास के साथ। अब न्यू रूल्स और रूटीन्स जो थी उनकी एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, मैंने बताया कि पहले जैसे कि फ्लेक्सिबल होता था कि हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं हो रही है क्लासेस, तो फिर जो पीजेंट्स के बच्चे थे वो भी कर लेते थे, फीस फ्लेक्सिबल थी तो पुअर भी अटेंड कर लेते थे। अब जैसे कि पहले जो पीजेंट्स होते थे उस टाइम पे वो गरीब होते थे, तो फिर जो गरीब पीजेंट्स हैं वो ज़्यादा, अब ऐसा तो नहीं है कि गरीब है तो उन्होंने 10-15 लेबर रख लिए। लेबर कौन होता था, उनके घर के ही लोग जाके हार्वेस्ट करते थे, तो बच्चों को भी उनके साथ जाना पड़ता था। तो फिर अब क्या हुआ कि इस कारण बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे थे। अब जब वो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे थे तो इसे इनडिसिप्लिन, मतलब तुम डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो, ऐसा देखा जाता था। और इससे क्या बोलते थे वो लोग कि ये लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी, ऐसा मानना था ब्रिटिशर्स का। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। अब ये बस ब्रिटिश ऑफिशियल्स अकेले नहीं थे जो एजुकेशन के बारे में इतना सोच रहे थे, बहुत से लोग थे इंडिया में अलग अलग पार्ट से जो सोच रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब कुछ लोग तो इम्प्रेस हो गए, भाई ये यूरोपियन वे ऑफ लर्निंग तो बहुत अच्छी है। तो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या किया, अर्ज किया कि भाई तुम और स्कूल्स खोलो, हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें यूरोपियन वे ऑफ लर्निंग में ही सीखना है। तो फिर अब जब उनकी कोई शिकायत ही नहीं थी तो फिर आगे तो उनका रोल ही ख़त्म कि भाई तुम्हें कोई शिकायत नहीं है तो तुम तो पढ़ ही रहे हो। पर अब उनकी बात आती है जिन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया, इस यूरोपियन वे ऑफ लर्निंग को अपोज किया। अब उनमें से हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई ये कॉलोनियल एजुकेशन जो है ना, उन्होंने इंडियंस के मन में एक इन्फीरियॉरिटी पैदा कर दी है। वो अब क्या करने लगे हैं, ब्रिटिश को सुपीरियर देखने लगे हैं और ख़ुद को इन्फीरियर फील करने लगे हैं। अब उनको अपने कल्चर पे वो प्राइड, वो रिस्पेक्ट या फिर वो प्राउड नहीं रहा कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, ऐसा उनके मन में नहीं रहा, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब वेस्टर्न वे ऑफ लर्निंग से वो लोग सिर्फ वेस्ट को एडमायर कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को एडमायर कर रहे थे, उन्हें अपने कल्चर से अब कोई लेना देना नहीं रह गया। तो फिर अब महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही गलत ये इफेक्ट हो रहा है हमारे इंडियंस पे, ये लोग वेस्ट से हो गए हैं, मतलब वेस्ट से इम्प्रेस हो गए हैं, उन्हीं की चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ये जो लोग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं उन्होंने ब्रिटिश रूल को एडमायर करना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी एक ऐसा एजुकेशन चाहते थे ना जो इंडियंस को उनकी डिग्निटी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढने में मदद कर सके। अब नेशनल मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना है छोड़ दो। अब वो और ज़्यादा नहीं कर सकते थे कि हमें अब सिर्फ हम एनस्लेव नहीं रह सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 में कि कैसे उन्होंने छोड़ दिया था, स्टूडेंट्स ने सारे इंस्टीट्यूशन से निकलने लगे थे, ज़्यादा बच्चे नहीं बचे उनके इंस्टीट्यूशन पे, वो चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को ऐसा भी लगता था कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना वही टीचिंग का मीडियम होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो फिर आज हम लोग इंग्लिश में क्यों पढ़ते हैं। वो ये नहीं कहते थे कि तुम इसी लैंग्वेज में पढ़ाओ, तुम्हें अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि वो लोग एक तो पढ़ा भी इंग्लिश में रहे थे, हमें इन्फीरियर भी फील करा रहे थे, वेस्टर्न साइड को वो सुपीरियर फील करा रहे थे, ऐसा था उनका एजुकेशन। आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अपने कल्चर के बारे में, हिस्ट्री में या फिर किसी भी चीज़ में हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, पर उस टाइम पे वो लोग इंडियन कल्चर प्रमोट नहीं करते थे। यही कहना था गांधी जी का कि हम लोगों को जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाओ लेकिन हमें सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी ना तो हम क्या हो जाएंगे, अपने ही देश में अपने ही लोगों से अनजान बन जाएंगे, हम अपनी ही ज़मीन से अनजान हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। एक आप अब कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हो तो आप अपने लोकल कल्चर से क्या हो गए हो, पूरी तरीके से कट गए हो, आपको कुछ नहीं पता अपने लोकल कल्चर के बारे में। इंग्लिश एजुकेटेड को तो ये भी नहीं पता था कि मासेस के साथ रिलेट कैसे करें हम। वो कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन
जो है सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस करता है, ना कि ओरल नॉलेज पे। ये टेक्स्ट बुक्स को वैल्यू करता है, ना कि जो लाइव्ड एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको। अब आप कहोगे प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे भैया, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज करके ही हमें पढ़ा रहे हैं साइंटिफिक चीज़ें कि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। उनके हिसाब से प्रैक्टिकल क्या था कि हम लोग क्रिएटिव बने, क्राफ्ट करें, ताकि हमें चीज़ों के साथ ऑपरेट करना आ जाए, हमें ये पता चले कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑपरेट होती हैं। इससे क्या होगा, हमारा माइंड डेवलप होगा। अब जब नेशनलिस्ट ऐसा कहने लगे तो दूसरे लोग भी सोचने लगे, हाँ भाई ये तो सही कह रहे हैं, हम अपनी ही धरती से अनजान हो रहे हैं, अपनी कल्चर से अनजान हो रहे हैं। तो बहुत लोग उनके सपोर्ट में उठे और उन्होंने जो ब्रिटिश ने सेटअप किया था एजुकेशन सिस्टम, उसके खिलाफ जाने लगे। अब हम पढ़ रहे हैं टैगोर्स एडोब ऑफ पीस, टैगोर का शांति निकेतन। ठीक है, आपने पक्का शांति निकेतन के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको मालूम है किसने एस्टैब्लिश किया था? यहीं भी बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था 1901 में। वो भी तो कभी बच्चे रहे होंगे ना। आप बोलोगे कि हमने तो उन्हें देखा है, वो बड़े हैं, और वो भी कभी बच्चे होंगे। तो जब वो बच्चे थे तो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें वहाँ पे सफोकेटिंग और ऑप्रेसिव लगता था, किसी ने उन्हें बांध दिया है। स्कूल उनके लिए एक जेल जैसा था, क्योंकि वो कभी वो नहीं कर पाते थे जो उन्हें करने का मन करता था। तो इसीलिए जब दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते थे तो वो खिड़की के बाहर देख रहे होते थे। अब उनके जो एक्सपीरियंस रहे थे कैलकाटा में जब वो पढ़ते थे तब के, तो उस एक्सपीरियंस के कारण जो टैगोर थे ना, उनका जो आइडिया था स्कूल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वो डेवलप हुआ था। जब वो बड़े हुए, मतलब जब वो बच्चे थे तो वो चाहते थे कि जब मैं बड़ा हूँ ना तो एक ऐसा स्कूल खोलूँ जहाँ पे एक बच्चा खुश हो, जहाँ पे उसको सोचने की, मतलब वो क्रिएटिव और फ्री फील करे, जहाँ पे वो अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर पाए। टैगोर को ऐसा लगता था कि जो चाइल्डहुड है ना, वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चे खुद सीखते हैं। वो चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश ने ये गलत किया है भाई, कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतना डिसिप्लिन स्कूल में रहेगा। अभी अगर वो रहते ना तो आप लोग ना पक्का उनसे इतने खुश रहते कि उनसे मिलने जाते, उनसे हाथ मिलाते, बहुत खुश हो जाते। क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो टीचर्स हों वो भी इमेजिनेटिव हों, वो भी इमेजिन करें, जैसे बच्चे सोच रहे हैं वैसे टीचर्स भी सोचें। वो हेल्प करें बच्चों को कि उनकी, मतलब टीचर्स जो है ना, बच्चों को उनकी क्यूरोसिटी डेवलप करने में मदद करें। और टैगोर के हिसाब से क्या हुआ, जो स्कूल्स अभी एग्जिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के टाइम पे, वो नेचुरल डिज़ायर, तो मतलब जो चाइल्ड क्रिएटिव होना चाहिए उसको मार ही देते हैं। उसके सेंस ऑफ वंडर को, वो जितना सोच सकता है, जितना वो मतलब जितनी सोचने की क्षमता एक बच्चे में होती है ना, उसको मार देते हैं ब्रिटिशर्स के जो ये रूल हैं डिसिप्लिन के। जो टैगोर थे उनका ये व्यू था कि क्रिएटिव लर्निंग वहीं पे हो सकती है जहाँ पे आप नेचर के पास हो। क्योंकि बहुत लोगों ने, मतलब हम लोग देखते हैं ना, जब कोई राइटर होते हैं वो ज़्यादातर नेचर के बारे में क्यों लिखते हैं, क्योंकि नेचर इतना ब्यूटीफुल है, हम जब भी उसे देखते हैं कुछ क्रिएटिव थॉट्स ही आते हैं। तो उनका क्या मानना था कि एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो क्यूरोसिटी है, वो वहीं पे डेवलप होगी जहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट रहेगा। इसलिए उन्होंने कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल सेटअप किया जो गांव के पास था। वो उस स्कूल को एबॉर्ड ऑफ पीस, मतलब शांति निकेतन की तरह देखते थे, जहाँ पे हार्मनी है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे नेचर है, जहाँ पे बच्चा अपनी जो दिमाग में नेचुरल क्रिएटिविटी है ना उसको कल्टीवेट कर पा रहा है। वो था उनका शांति निकेतन, जहाँ पे जो पीस था, जो वहाँ पे शांति थी, वो बहुत थी, जिस वजह से बच्चा अपने आप को फ्री फील कर पाता था। बहुत सारे तरीक़ों से टैगोर जो थे और महात्मा गांधी, उनके थॉट मिलते थे, पर हाँ डिफरेंसेस भी थे। गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन और उनके जो मशीन्स को वो लोग वर्शिप करते थे, टेक्नोलॉजी को वर्शिप करते थे, उसको हाईली क्रिटिसाइज करते थे। बल्कि टैगोर क्या चाहते थे, वो कंबाइन करना चाहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो तरीके हैं और अपने जो उनको लगता था कि क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें वो मिक्स करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हाँ भाई तुम साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाओ शांति निकेतन पे, म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, जहाँ पे वो आर्ट भी सीखें,
कला भी सीखें। अब बहुत से इंडिविजुअल्स और जो थिंकर्स थे वो क्या सोचने लगे कि हमें एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो सेटअप करना चाहिए। कुछ चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश ने जो ये सब बनाया है ना, ये पूरी तरीके से हटा दे। कुछ चाहते थे कि इसी में कुछ अल्टरनेट चीज़ें डाल के हम लोग एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाए। तो अब ये एक नेशनल एजुकेशन था। अब कौन डिफाइन करेगा नेशनल एजुकेशन? इस वजह से डिबेट चलती रही इंडिपेंडेंस के बाद भी नेशनल एजुकेशन को लेकर। यहाँ पे पार्ट 2 के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहा हो, कोई भी डाउट ना हो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।